जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा शब्दों के भेद। और शब्द के भेदों में शब्द के भेद शब्द के हमारे चार भेद होते हैं। और इन चार भेदों में पहला जो भेद है हमारा वो है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद और वो होते हैं 5। और उन 5 में कौन कौन से भेद आते हैं हमारे? एक आता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देसी, चौथा विदेशी और 5वां आता है संकर। तो हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ से जो बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे भी थोड़ा फोकस करना है और साथ के साथ इन टॉपिक को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ तत्सम जो शब्द हम कह रहे हैं दोस्तों, ये जो संस्कृत के शब्द है इनको हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत के शब्द क्या कहलाए? तत्सम। हिंदी के शब्द क्या कहलाए? तद्भव। हिंदी के शब्द, और इसको हम क्या कहते हैं? देशज्य शब्द कहते हैं, देशज्य शब्द। और दूसरा प्यारे दोस्तों, ये बोली उपबोली के जो शब्द होते हैं, बोली उपबोली के शब्द, बोली उपबोली के शब्द भी हम देशज्य शब्दों को कहते हैं। विदेशी का दूसरा नाम है विदेशज्य, जो विदेश में जन्म लिए हैं, और इन्हीं को ही हम आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत शब्द। और संकर शब्द हमारे दो अलग अलग भाषाओं के, दो अलग अलग भाषा के शब्द, दो अलग अलग भाषा के शब्द कहलाते हैं हमारे संकर शब्द। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियरिटी के साथ पहुंच रही है और बोर्ड पे लिखी गई सारी चीजें आपको क्लियर हैं, तो प्यारे दोस्तों आप में से एक बार कुछ स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर स्पीड के साथ आज थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, अब पहला जो प्रश्न हमारा बना वो है शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। उनमें से पहला भेद कौन सा होता है? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम या उद्भव के आधार पर शब्द के 5 भेद। 5 भेदों में क्या क्या आएगा? तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और संकर शब्द, ये 5 भेद आएंगे। तो एक तो प्रश्न ये बना, एक उद्गम के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 5। उद्भव के आधार पे कितने होते हैं? 5। उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं? 5। उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं? 5। एक दूसरा प्रश्न ये बना, कौन सा होता है? तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, संकर। जो ये अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पे कौन सा शब्द का भेद नहीं है, तो इन 5 को छोड़ के जो आ जाए वो उत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद नहीं है। तत्सम शब्दों का दूसरा नाम क्या है? संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं। हिंदी के अपभ्रंश से जो सीधे आए हिंदी के अंदर वो तद्भव कहलाते हैं। देसी शब्द का दूसरा नाम देशज्य भी है, जो देश में जन्म लिए हैं, जो बोली उपबोली के शब्द होते हैं, जैसे भोजपुरी के हैं शब्द, अवधी के हैं, मारवाड़ी के हैं, ठीक है। ये सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? देसी। हरियाणवी के जो शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द हमारे देसी शब्द हैं। विदेशी जो विदेश में जन्म लिए हैं,
जैसे इनको आगत शब्द भी कहते हैं। ये कौन से शब्द होते हैं? जैसे अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, अरबी, फारसी, उर्दू, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये विदेशी शब्द है, क्योंकि हम अपने हिंदी के अंदर प्यारे दोस्तों तत्सम के रूप में संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग करें, अपभ्रंश के भी शब्दों का प्रयोग करें, अंग्रेजी के, अरबी, फारसी, उर्दू के और चीनी और जापानी शब्दों का भी प्रयोग करें। जैसे रिक्शा शब्द है वो जापानी शब्द है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे चाय है, चम्मच है, चमचम है, लीची है, ये चीनी शब्द है, चाइना के शब्द है। ऐसे उर्दू के बहुत सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। संकर ऐसे भी कुछ शब्द है जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बने। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। तो इसी तरीके से हम 5 प्रकार के अलग अलग उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद इनको भी जानेंगे कि ये कैसे पहचान पाएंगे हम इनको और क्या है इनकी कंडीशन। लेकिन उससे पहले दूसरा जो शब्द का भेद है वो है प्यारे दोस्तों हमारा रचना या बनावट के आधार पर। रचना, बनावट, रचना, आकृति के आधार पर शब्द के भेद। और वो भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होंगे? एक होता है हमारा रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द। कौन सा होगा? यौगिक शब्द। और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। इन शब्दों को, रूढ़ जो शब्द होते हैं ये परंपरा से आने वाले शब्द होते हैं। परंपरा से आने वाले अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमने ग्रहण किए। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को हमारे दादाजी भी उसी नाम से जान रहे थे, कह रहे थे, फादर भी कह रहे, हम भी कह रहे और हमारे जो बच्चे हैं वो भी उसको उसी नाम से बुला रहे हैं। उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, जो शब्द दो शब्दों, शब्दांश आदि का योग होने से बने, योग होने से बने हों, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द, जो 2 शब्दों से मिलकर, 2 शब्दों से मिलकर बने हों, किसी अन्य की विशेषता बताते हो, विशेषता प्रकट करते हो, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। इसका मतलब क्या हुआ? बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? बहुव्रीहि समास के उदाहरण। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाएंगे योग रूढ़। ये तो सारी बेसिक चीजें हैं। हम तो बहुत डिटेल में चलेंगे इन सब को लेके। अभी हम भेदों वाले क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर रहे हैं, जो भेदों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कि जो मैं ओब्लिक करके यहाँ लिख रहा हूँ कि वो रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तो भी 3, बनावट के आधार पे भी 3, संरचना के आधार पे भी 3 और आकृति के आधार पे भी 3। कौन से 3? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ किसे कहते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं।
यौगिक जो योग से बने, और योग रूढ़ जो योग भी हुआ हो और किसी तीसरे के लिए रूढ़ भी हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा होता है अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के, अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं अर्थ या प्रयोग के आधार पर। कौन कौन से? एक होता है विलोम शब्द। कौन सा होगा? विलोम शब्द। दूसरा होता है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। तीसरा होता है एकार्थी, और चौथा होता है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ये 4 भेद होते हैं अर्थ या प्रयोग के आधार पर। विलोम शब्द का दूसरा नाम होता है विपरीतार्थी। इसी को क्या बोलते हैं? विपरीतार्थी शब्द। इसी का ही एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं विरुद्धार्थक शब्द। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर? पर्यायवाची का एक और नाम होता है, वो होता है समानार्थी। क्या होता है? समानार्थी, अर्थात समान अर्थ में प्रयोग होने वाला समानार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब होता है एक अर्थ वाला, एक अर्थ वाला। और अनेकार्थी का अर्थ होता है अनेक अर्थ वाला शब्द, अनेक अर्थ वाला शब्द। तो वो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर है 4। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पे शब्द का भेद है? तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी में से जो आ जाए वो राइट आंसर। निम्नलिखित में से अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी को छोड़ के जो आ जाए वो अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे शब्द का भेद नहीं है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न हमारा पूछा जाएगा वो है शब्द का चौथा भेद, और वो है विकार परिवर्तन। विकार परिवर्तन रूप या रूपांतर के, विकार परिवर्तन रूप या रूपांतर के आधार पर, रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। और वो भेद होते हैं हमारे 2। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। इनमें एक भेद होता है विकारी शब्द। एक क्या होता है? विकारी शब्द होता है। और दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द। दूसरा क्या होता है? अविकारी शब्द। अब आपको ये ध्यान रखना है, विकारी जो शब्द होते हैं हमारे, वो परिवर्तित होने वाले शब्द, जो परिवर्तित हो जाए, जो लिंग वचन, जो लिंग वचन पुरुष काल आदि में परिवर्तित, आदि में परिवर्तित हो जाए, वो क्या है? विकारी। और जो लिंग वचन पुरुष कारक आदि में परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो,
अर्थात जो जैसे हो ऐसे ही रहे, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी। विकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के शब्द। विकारी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अविकारी भी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के शब्द होते हैं अविकारी भी। अविकारी के अंतर्गत कौन से आते हैं? अव्यय और निपात शब्द आते हैं। अव्यय और निपात शब्द, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां इसके बाद जो हमारे विकारी शब्द है, विकारी शब्द, विकारी शब्द कितने हैं हमारे? 4 प्रकार के। तो इन 4 प्रकार में जो पहला है हमारा वो है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये क्या है हमारे? ये सारे के सारे हमारे विकारी शब्द है। ये क्या कहलाए? विकारी शब्द। और दूसरे क्या हैं? दूसरे हैं अविकारी, अविकारी शब्द। और इन अविकारी में क्या आते हैं हमारे? एक तो अव्यय और दूसरे निपात। ये भी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। इनके भी 4 प्रकार होते हैं। और वो 4 प्रकार कौन से होते हैं? एक तो है क्रिया विशेषण। क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरे संबंध बोधक अव्यय। दूसरे क्या है? संबंध बोधक अव्यय। और तीसरे क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और फोर्थ क्या है? विषम्य बोधक अव्यय। विषम्य बोधक अव्यय। तो ये 4 प्रकार हमारे होते हैं। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। यहाँ भेदों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। सबको डिटेल में लेंगे। और एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी हिंदी के सिलेबस में सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। कम से कम अगर कहीं 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अकेले इस टॉपिक से शब्द के भेद से उन 15 में से 7 क्वेश्चन आते हैं। कहीं 30 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन इसी में से हैं। कहीं 40 है तो 20 प्रश्न इसी में से आते हैं। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन की हर वैरायटी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। संज्ञा के भेदों की जब बात आती है वो 3 से लेके 5 भेद होते हैं हमारे संज्ञा के। मूल भेद 3 होते हैं, कुल होते हैं 5। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। और क्रिया के कर्म के आधार पे, रचना के आधार पे 2, और प्यारे दोस्तों अर्थ के आधार पे 8, और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 10 भेद होते हैं। क्लियर? दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर जो ये क्रिया विशेषण है ये भी 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है प्यारे दोस्तों कालवाची क्रिया विशेषण। क्या होगा? कालवाची। दूसरा होता है स्थानवाची क्रिया विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाची क्रिया विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाची क्रिया विशेषण। और एक 5th होता है रीतिवाची क्रिया विशेषण। रीतिवाची क्रिया विशेषण। तो ये सारे के सारे अविकारी है, अव्यय है। क्लियर?
जो काल समय का ज्ञान कराए, स्थान जगह प्लेस का ज्ञान कराए, परिमाण क्वांटिटी का ज्ञान कराए, रीति कार्य के होने के तरीके शैली ढंग का ज्ञान कराए, तो ये सब क्या कहलाए, हमारे अविकारी शब्द कहलाए, अव्यय कहलाए। दोस्तों मैंने ये सारी चीजें क्यों बताई, मैंने यहीं से ही लेके ये सारे डिटेल में आपको क्यों नहीं पढ़ाई पहले कि तत्सम क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे। 1 करोड़ शब्द तत्सम होते हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, और उन 1 करोड़ों शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा संस्कृत का है, कौन सा हिंदी का है, कौन सा अरबी का है, फारसी का, उर्दू का है या जापानी का। लेकिन उनसे पहले जरूरी है कि यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, और उसी के आधार पर टॉपिक को लेके आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है शब्द के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। एक भेद आपका ये रहा उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, तीसरा अर्थ या प्रयोग के आधार पे, और चौथा है विकार परिवर्तन रूप या रूपांतरण के आधार पे शब्द के भेद। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। अब बात करते हैं फिर इसमें उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्द के, तो राइट आंसर है 5। कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द होते हैं। क्लियर? फिर है रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है 3। कौन सा? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। इसके बाद में फिर क्वेश्चन क्या है? अर्थ या प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी और अनेकार्थी। इसके बाद में फिर है विकार के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। तो फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? फिर आपसे पूछा जाएगा ये जो संस्कृत के शब्द है क्या कहलाते हैं? तत्सम है। हिंदी की अपभ्रंश भाषा से जो सीधे शब्द आए हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। देशी शब्द का दूसरा नाम क्या है? देशज्य। बोली उपबोली के शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? देशी शब्द के अंदर। विदेशी का दूसरा नाम क्या है? विदेशज्य। जय का मतलब क्या है? यहाँ पे जन्म लेना, तो जो विदेश में जन्म लिया, जय मतलब जन्म लेना। जैसे पंकज, पंख कीचड़, जय जन्म लेना, जो कीचड़ में जन्म लिया हुआ है तो वो क्या कहलाया प्यार दोस्तों? कमल। ऐसे जो विदेश में जन्म लिया है वो क्या कहलाया? विदेशज्य। इनको आगत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगत? क्योंकि ये दूसरी जगह से आए हुए हैं, ये दूसरे देशों से आए हुए हैं, ये दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, इसी वजह से इनको आगत कहते हैं। आगत मतलब आना, इनको आगत कहते हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, उर्दू, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, डच, ये सारे के सारे हमारे विदेशी अर्थात आगत शब्द कहलाते हैं। संकर क्या है? 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द। जैसे रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का है और यात्री संस्कृत का है, तो ये अपने आप में क्या कहलाए प्यारे दोस्तों? ये संकर शब्द कहलाएंगे। संकर में क्या होती है? 2 अलग अलग जाति होती है, 2 अलग अलग प्रजाति होती है। तो 2 अलग अलग जाति और प्रजाति की जो चीजें बनती है उसी को हम संकर कहते हैं। ऐसे ही जब 2 अलग अलग भाषाओं से शब्द हम बनाते हैं तो वो यहाँ संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। क्लियर? चलो जी, इसके बाद फिर यहाँ क्या है? रचना बनावट के आधार पे शब्द के 3 भेद। रूढ़, परंपरा से आने वाले शब्द था जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो। मान के चलो मैंने यहाँ प्यारे दोस्तों शब्द ले लिया यहाँ पर बैल, और इस बैल के मैंने टुकड़े कर दिए 2। एक तो कर दिया बे और दूसरा ले। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है। जिनका खंड करने पर, टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो वो रूढ़ कहलाते हैं, और जिनका खंड करने पर, टुकड़े करने पर अर्थ हो वो यौगिक कहलाते हैं। जितने भी उपसर्ग से शब्द बने हैं सारे यौगिक होते हैं। जितने भी प्रत्यय के शब्द बनते हैं सारे के यौगिक होते हैं। जितने भी संधि वाले एग्जाम्पल होते हैं सारे यौगिक होते हैं। जितने भी संकर शब्द बनते हैं सारे यौगिक होते हैं। और समास के सारे एग्जाम्पल बहुविधि समास को छोड़ के भी यौगिक ही कहलाते हैं। लेकिन बहुविधि समास के जितने एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे योग रूढ़ कहलाएंगे। क्यों? बहुविधि समास में 2 शब्द आपस में मिलते हैं। जैसे 10 और आनंद, दशानन, लेकिन वो दशानन तीसरे को किसकी विशेषता बताता है? रावण की। इसीलिए वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। क्या कहलाया? योग रूढ़। इसके बाद यहाँ पे अर्थ प्रयोग के आधार पे 4 भेद। विलोम शब्द को क्या कह रहे हैं? विपरीतार्थी। दूसरा नाम है विरुद्धार्थक। पर्यायवाची का दूसरा नाम है समानार्थी। एकार्थी का नाम है एक अर्थ वाला। अनेकार्थी का अनेक अर्थ वाला। ये विकार के आधार पे 2 विकारी और अविकारी,
जो लिंग वचन पुरुष काल कारक आदि में परिवर्तित हो जाए। जैसे हमने यहाँ शब्द ले लिया लड़का, तो लड़का क्या है प्यारे दोस्तों, संज्ञा शब्द है और संज्ञा विकारी में आता है, तो इससे हमने क्या बना लिया, स्त्रीलिंग में लड़की बना लिया और बहुवचन में क्या बना लिया, लड़के बना लिया। ऐसे बेटा बेटी बेटे बना लेते हैं। तो ये क्या है, परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्द है लड़का, तो संज्ञा क्या है, परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे सर्वनाम है, मैं से मेरा मेरी मेरे बना लेते हैं, परिवर्तित हो गए लिंग वचन पुरुष में। इसी के साथ विशेषण है, सुंदर का सुंदरी बना लेते हैं। क्रिया है, पढ़ता पढ़ती पढ़ते, तो ये भी क्या है, परिवर्तित हो गई। तो विकारी शब्दों के अंदर हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं, और उनको विकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ने पर परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन कुछ अव्यय शब्द है, जैसे हमने यहाँ प्रयोग कर लिया आज, प्रयोग कर लिया कल, यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमने प्रयोग किया है आगे, यहाँ प्रयोग किया पीछे, यहाँ प्रयोग किया हमने अचानक, यहाँ प्रयोग किया हमने धीरे, तो प्यारे दोस्तों यहाँ प्रयोग किया हमने अधिक, और यहाँ प्रयोग किया हमने न्यून। तो क्या हम इनको बदल सकते हैं, किसी शब्द को, किसी को स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में किसी में चेंज करें, हम किसी काल में चेंज करें? क्या आज का आज ही हो जाएगा स्त्रीलिंग में? नहीं होगा। आज ही हो जाएगा बहुवचन में? नहीं होगा। कल का कले कली नहीं होगा। आगे का आगी आगे, पीछे का पीछी पीछिए, अचानक का अचानकी अचानके नहीं होगा। ठीक है, धीरे का धीरी धीरिये, यहाँ अधिक का अधिके अधिकी, यहाँ पे न्यून का न्यूने न्यूने नहीं होगा। तो ये जो शब्द है हमारे, ये प्यारे दोस्तों क्या है, ये सारे के सारे अविकारी है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तित नहीं होते, ये किसी भी लिंग वचन में परिवर्तित नहीं होते। इसीलिए हम दो तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं। एक तो जो किसी भी काल कारक में लिंग वचन में परिवर्तित हो जाए वो विकारी कहलाए, जैसे लड़का लड़की लड़के हैं। जैसे प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ दूसरा शब्द ले लिया आपका मैं क्या है, यहाँ सर्वनाम है, इसी से क्या बन जाएगा, मेरा मेरी और मेरे, बदल गए ना ये सब। ऐसे ही हमने यहाँ पे दूसरा शब्द ले लिया एक विशेषण सुंदर, तो ये क्या बन गया, सुंदरी बन गया। ऐसे क्रिया हमने ली पढ़, और पढ़ से क्या बन गया, पढ़ता पढ़ती पढ़ते बन गया। तो इसी से पढ़ती भी बन जाएगा। ये क्या है, ये क्रिया है, तो क्रिया बदल रही है ना, पढ़ती स्त्रीलिंग हो गया, पढ़ते बहुवचन हो गया, और पढ़ता पुल्लिंग हो गया। तो ये जो क्रिया है लिंग है, ये लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाती है। अब विकारी में जो चार भेद है उनके अंदर कौन सा आया, एक तो संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्या है, क्रिया है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, मूल भेद 3 होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। प्रयोग कितने का करते हैं, 5 का करते हैं। एक समूहवाची भी होती है और एक द्रव्यवाची भी होती है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेदों में क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। विशेषण के 4 भेदों में कौन कौन से आएंगे, गुणवाची विशेषण, इसके साथ संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक विशेषण। क्रिया 2 प्रकार होते हैं, रचना क्रम के आधार पे सकर्मक अकर्मक। इसके बाद 8 प्रकार की क्रियाएं होती है अर्थ के आधार पे। प्रयोग करते हैं हम 10 क्रिया, जैसे साधारण क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो वे सारी क्रियाएं बारी बारी से आपके सामने आएगी। अभी तो हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों जो हम सेंटेंस प्रयोग करते हैं, जो हम लिखते हैं या बोलते हैं, कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, हम इतने प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उनमें से कुछ शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है, संकर है। अगर हमारे सेंटेंस में तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी शब्द नहीं है तो फिर वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया भी है। तो यानी कि जो तत्सम है वो संज्ञा भी तो हो सकता है। तो बहुत सारी जो संज्ञा है वो तत्सम है, बहुत सारे सर्वनाम तत्सम है, बहुत सारे विशेषण तत्सम है, बहुत सारी क्रियाएं तत्सम है, और बहुत सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तद्भव भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभिव्यक्ति के लिए, मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए हम इतने प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने सेंटेंस में कर रहे हैं। और तभी हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे जब हम इन सब प्रकार के शब्दों को जान लेंगे। तो यहां जब भी हम सेंटेंस में प्रयोग करें तो वो उसकी मर्जी, वो आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछे, वो सेंटेंस में दे के आपसे पूछ लेगा तत्सम शब्द बताइए, तद्भव बताइए, देशी बताइए, या रूढ़ बताइए, इसमें योगी क्या है, योग रूढ़ बताइए क्या है। या वो अकेला शब्द दे देगा, पूछ लेगा ये तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है, संकर है, या ये रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। या फिर वो पूछ लेगा ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है,
या फिर ये अविकारी अव्यय निपात में से है। तो ये इतने प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अगर इतने प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते तो हमारा कम्युनिकेशन अर्थात अभिव्यक्ति इतनी अच्छी नहीं होती। तो अविकारी शब्द क्या है? अव्यय और निपात को कहते हैं। क्या खासियत है? ये बदलते ही नहीं है किसी भी लिंग वचन में। क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता को बताए, संबंध बोधक अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए, समुच्चय बोधक अव्यय जो दो वाक्यों को वाक्यांश को शब्दों को जोड़ने का काम करे, विषम्य बोधक अव्यय जो आश्चर्य को बताने का काम करे। जहां भी जिस किसी शब्द के साथ में ये विषम्य का चिन्ह लगा है, संबोधन का चिन्ह लगा है, वो सारे के सारे अव्यय शब्द होंगे और वो विषम्य बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? तो यहाँ अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची, रीतिवाची। तो यहाँ क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय का भेद नहीं है? इन 4 को छोड़ के जो आ जाए वो क्रिया विशेषण अव्यय का भेद नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अविकारी का भेद नहीं है? इन 4 को छोड़ के जो भी आ जाए वो अविकारी का भेद नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकारी के अंतर्गत नहीं आता? इन 4 को छोड़ के जो भी आ जाए वो विकारी के अंतर्गत नहीं आता। ये थे आपके भेदों के उपभेदों के क्वेश्चन। अब स्टार्ट कहां से करना है? यहां से करना। उत्पत्ति का मतलब होता है प्यारे दोस्तों जहां पर हमने कोई कारण पहले से मौजूद था और उससे कार्य उत्पन्न कर लिया। बादल थे, बारिश हो गई, तो यहां बारिश के होने की उत्पत्ति का कारण बादल था। गेहूं का दाना जमीन में डाला, पौधा उत्पन्न होकर बाहर आ गया, उसको हम उत्पत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पत्ति। वही उत्पत्ति किसे कहते हैं? जिसका कोई कारण ही ना हो। ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीज है जो किसी से उत्पन्न ही नहीं हुई, उसका कोई कारण ही नहीं था। जैसे परमात्मा है, आत्मा है, कोई कारण ही नहीं है। सूरज है, चांद है, कोई कारण ही नहीं है। तो सूरज अपने से उत्पन्न हुआ, चांद अपने से उत्पन्न हुआ, आत्मा अपने से उत्पन्न हुई, परमात्मा अपने से उत्पन्न हुआ। तो जो किसी दूसरे के द्वारा पैदा ही नहीं हुई हो उसी को कहते हैं प्यारे दोस्तों हम व्युत्पत्ति। और उत्पत्ति किसे कहते हैं? जिसका पहले से कोई कारण था। पहले अंडा था, मुर्गी आई, ठीक है। तो यहाँ उद्गम का मतलब है जो दूसरे स्थान से चल के अलग स्थान पर पहुंचे, वो क्या कहलाते हैं? उद्गम। अरबी के शब्द कहां से आए? विदेशों से। अंग्रेजी के शब्द कहां से आए? विदेशों से आए, तो इसीलिए उद्गम कहलाए। उद्भव के आधार पे जो एक स्थान से उत्पन्न होके दूसरे स्थान पे जो संस्कृत में प्रयोग कर रहे थे उसको हिंदी में ले आए हम। जैसे संस्कृत में प्रयोग क्या कर रहे थे? संस्कृत में प्रयोग कर रहे थे अग्नि का, और यहां से हमने क्या ले लिया? इससे आग बना लिया। तो ये क्या कहलाया? ये उद्भव कहलाया। अग्नि से आग उद्भव हुआ है, अग्नि से आग की उत्पत्ति हुई है। वही उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ? ये देसी शब्द है, इनको आज तक कोई बता ही नहीं पाया कहां से आए। ये किस गांव में, किस जिले में, किस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए गए। ये छोरा छोरी जो शब्द है, ढोल डांगर जो शब्द है, प्यारे दोस्तों जो देसी शब्दों में हम छान छप्पर खुरपा फावड़ा जो प्रयोग करते हैं, ये किस राज्य के, किस जिले के, किस गांव के, किस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए गए, आज तक इसका कोई सबूत, कोई साक्ष्य नहीं है। तो जिन शब्दों का कोई साक्ष्य ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं है, उनको कहते हैं हम व्युत्पत्ति के आधार पे। और देसी शब्दों की ये खासियत है प्यारे दोस्तों, ये अपने से उत्पन्न हुए, किसी दूसरी जगह से उत्पन्न नहीं हुए। इसी वजह से जो गांव देहात में हम बोली और उपबोली का प्रयोग करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? देसी शब्द कहलाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती वे कौन से शब्द हैं? तो राइट आंसर है देसी अर्थात देशज शब्द है। इसके बाद विदेशी शब्द जो विदेश में जन्म लिए वो विदेशी शब्द कहलाए। संकर दो अलग अलग भाषाओं के शब्द कहलाए। अब आपको पहचानना है कि ये जो तत्सम शब्द है इनको आप कैसे पहचानोगे। एक शब्द क्या है हमारा? तत्सम। दूसरा शब्द क्या है हमारा? तद्भव। ये शब्द बने कैसे? यहां से हमने ये तत् ले लिया, इसके बाद ये सम लिया, यहां से हमने ये तद लिया, इसके बाद ये भव लिया, इसके बाद ये बने शब्द कैसे हैं? तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। ये उसके किसके स्थान पे आया है? संस्कृत के। तो जो संस्कृत के समान है, जो संस्कृत के समान हैं वो क्या कहलाएंगे दोस्तों? वो कहलाएंगे हमारे तत्सम। यहां से क्या आ गया? ये हो गया तत्, ये हो गया भाव। कैसे हो गया?
प्रत्येक वर्ग का तीसरा अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है और पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो यहाँ ये तत् का अर्थ क्या है? तत् का अर्थ होता है उससे। बहु का अर्थ होता है उत्पन्न। बहु का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न। ये किसके स्थान पे आया है? ये संस्कृत के स्थान पे आया है। ये किसके स्थान पे आया? संस्कृत के। जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो क्या कहलाए हमारे? वो कहलाए हमारे तद्भव शब्द। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ शब्द लिया सूर्य, और इस सूर्य से उत्पन्न क्या हो गया? सूरज उत्पन्न हुआ। हमने यहाँ शब्द लिया रात्रि, इस रात्रि से क्या उत्पन्न हो गया? रात। हमने यहाँ शब्द लिया कार्य, इस कार्य से उत्पन्न क्या हो गया? काज। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ ध्यान से सुनो। आपने जो पढ़ा है से का अर्थ होता है वह, क्लियर। त्वम का अर्थ होता है तुम। अहम का अर्थ होता है मैं। ऐसे ही तत् का अर्थ होता है उसके या उससे। मैंने अपने पास से कुछ नहीं किया। ये सारे सर्वनाम है संस्कृत के, प्रोनाउन है संस्कृत के। और ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये हिंदी के सर्वनाम है। यहाँ जो ये तत् है ये सर्वनाम है, ये संस्कृत का, और ये क्या है? हिंदी का सर्वनाम है। तो यानी कि संस्कृत में जो हम तत् प्रयोग कर रहे हैं उसको हिंदी में उसके कहते हैं। तो संस्कृत में जो हम तत् प्रयोग कर रहे हैं उसको हिंदी में उससे कहते हैं। तो यहाँ ये जो सर्वनाम है दोनों, एक संस्कृत का एक हिंदी का, ये किसके स्थान पे आते हैं? किसी संज्ञा के स्थान पे। संज्ञा क्या है? यहाँ पे संस्कृत है। यहाँ पे ये उससे या तत् किसके स्थान पे आए? संस्कृत के स्थान पे। तो जो सम का मतलब क्या होता है? समान। तो जो संस्कृत के समान शब्द है वो सारे के सारे तत्सम कहलाए। सूर्य है, रात्रि है, कार्य है, संस्कृत के शब्द है। ऐसे तद्भव, भव का मतलब होता है उत्पन्न होना। उसके क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग होता है किसी न किसी संज्ञा के स्थान पे। संज्ञा यहाँ क्या है? हमारी संस्कृत। तो संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्द क्या कहलाए? तद्भव। सूर्य से उत्पन्न क्या हो गया? सूरज। रात्रि से उत्पन्न क्या हो गया? रात। कार्य से उत्पन्न क्या हो गया? काज। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद फिर बताते हैं तत्सम शब्दों को आप कैसे पहचानोगे। मैं अपने पास से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब पता है आपको। सह का अर्थ वह होता है, तुम तुम होता है, अहम में होता है। ऐसे ही तत्कार्थ उसके या उससे होता है। मैंने यहाँ इस तत्व को हिंदी में बदल लिया संस्कृत को, और ये दोनों के दोनों सर्वनाम है। और सबको पता है सर्वनाम किसी न किसी संज्ञा के स्थान पे आते हैं, वो संज्ञा यहाँ संस्कृत है। तो इसलिए संस्कृत के जो समान शब्द हुए वो तत्सम कहलाए, और जो प्यारे दोस्तों संस्कृत से उत्पन्न शब्द हुए वो क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। अब क्या करोगे? बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तत्सम शब्दों को कैसे पहचानेंगे। एक एक टॉपिक लेंगे दोस्तों। तत्सम शब्दों की पहचान, तत्सम शब्दों की पहचान। अब देखो ये कोई 50, 100, 150, 250 शब्द तो है नहीं जो किताबों में होते हैं और किताबों से पढ़ लिए तत्सम पूरे हो गए। ये लाखों करोड़ों शब्द हैं जिनका रोजमर्रा की जिंदगी में हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब उन शब्दों को कैसे पहचानेंगे कि ये संस्कृत के हैं, या इन शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि ये जो शब्द हमारे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से दूसरे शब्दों से एकदम अलग है। और मैं वो टॉपिक शुरू कर दिया हूं जो सबसे ज्यादा आते हैं। मैंने कहा शब्द के जो 4 भेद है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अपने आप में पूरे हिंदी का 50% सिलेबस है ये। अगर कहीं 40 क्वेश्चन आते हैं जैसे यूपीएसआई में है, ठीक है, या 38 क्वेश्चन आते हैं जैसे यूपी कांस्टेबल में, एसएससी जीडी है, 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें सबसे बड़ा रोल ही इसका होता है। तो किसी भी सिलेबस का हिंदी का, चाहे वो कोई भी ओपीसीएस का हो, आरओ का हो, या वो किसी कांस्टेबल या पुलिस के एग्जाम की भर्ती हो, उनमें अकेले 50% में ये टॉपिक रहता है शब्द के भेद। मेरे लिए एक टॉपिक है और आपके लिए प्यारे दोस्तों ये कितने टॉपिक हैं? आपके लिए ध्यान ये रखना है, ये आपके लिए टॉपिक है 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 6, 7 और एक 8, इसके बाद 9, 10, 11 और एक 12, इसके बाद 13, 14, 15, 16, इसके बाद
17 और 18 आपके लिए 18 टॉपिक है और सिलेबस में ये 18 अलग अलग ही होते हैं। अब 18 टॉपिक क्या है, ये शब्द के भेद के अंदर आते हैं। एक ही टॉपिक अगर ढंग से सीक्वेंस में पढ़ोगे तो लाइफ में एक बार ही पढ़ना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, उसके अलावा दोबारा रिवीजन करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो इस टॉपिक को मेरी तरह आपको एक ही टॉपिक मान के पढ़ना है। तो तत्सम शब्दों की पहचान कैसे होगी? आधे व्यंजन वाले शब्द, आधे व्यंजन, आधे व्यंजन को क्या कहते हैं हम? स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। कैसे पहचानेंगे आधे व्यंजन वाले तत्सम होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने प्यारे दोस्तों यहाँ पे शब्द ले लिया, अभी अग्नि लिया था, इसके बाद में यहाँ शब्द लिया हमने ये वाला ग्रह, ये वाला शब्द ले लिया हमने, यहाँ पे ये शब्द लिया स्वर, इसके साथ हमने यहाँ पे शब्द ले लिया संस्कृत, यहाँ पे शब्द लिया हमने सन्मार्ग। तो ये ध्यान रखना है जिनमें भी हम आधे व्यंजन का प्रयोग करते हैं। अब इनमें आधा किस किस में है उस पे फोकस करो। यहाँ पे आधा क्या है? गे है। यहाँ आधा क्या है? ये वाला गे। ऊपर वाला हमेशा आधा होता है और नीचे वाला पूरा। जब दो व्यंजन एक साथ आ जाए तो ये आधा गे और रे से मिलके बना है। ऐसे ये भी क्या है? आधा गे और री से मिलके बना है, ये वाले, इसकी बात कर रहे हैं हम। ऐसे इसमें क्या है प्यारे दोस्तों? ये वाला आधा से है, इसमें ये वाला आधा से है, इसमें ये वाला गे आधा है। क्लियर? इसमें यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे ये आधा से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। इसमें कै भी आधा है, कै भी क्या है? आधा है। और इसमें ये जो अनुस्वार है ये आधे मैं के स्थान पे आया है। इसमें सन्मार्ग में क्या है दोस्तों? ये नए आधा है और ऊपर ये रे भी क्या है? ये आधा, ये वाला आधा है और ये वाला भी आधा है। ऊपर वाला कै आधा है, नीचे वाला री पूरा होता है। जब दो व्यंजन एक साथ आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल द्वारा शब्द है, आप लोग क्या करते हो? दे को पूरा मानते हो, वह को आधा, जबकि है क्या? दे आधा है और वह पूरा है। इसका उच्चारण कर लो, इसका कर लो, बात एक ही है। मैंने यहाँ आधा दे लिख दिया और पूरा वह लिख दिया। तो यानी कि जहां भी आधे व्यंजन का प्रयोग होता है तो वे 99.9% ये जो कंडीशन है कहाँ अप्लाई होगी दोस्तों? ये 99.9% शब्दों पे अप्लाई होगी। अब ये क्यों कहा मैंने 99.9%? 100% क्यों नहीं है? क्योंकि हल्दी में भी आधा लें, हल्दी में भी क्या है? आधा लें। लेकिन प्यारे दोस्तों ये तद्भव शब्द है। ये क्या है? ये तद्भव शब्द है, ये हिंदी का है। क्यों? क्योंकि इसका जो तत्सम है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। हरिद्री का क्या होता है? हरिद्री का होता है, ठीक है, और एक होता है हरिद्रा। ये दो इसके एक तत्सम है, इनमें से एक अर्ध तत्सम है। तो इसका प्रयोग आज तक आपने किया ही नहीं है हल्दी के लिए, तो इसको रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग कर रहे हैं। सरल है, सुगम है, आसान है, इसीलिए तद्भव है। तो कुछ एक दो शब्द ऐसे होते हैं हल्दी के जैसे जिनमें हम आधे व्यंजन का प्रयोग करते हैं लेकिन वो तत्सम नहीं होते हैं। तो एक दो शब्दों को छोड़ के ज्यादातर अधिकांश 100 शब्दों में से 99 शब्द आधे प्यार दोस्तों व्यंजन वाले, आधे स्वर रहित व्यंजन वाले आपको ध्यान रखना है। क्योंकि स्वर तो कभी प्यार दोस्तों आधा हो ही नहीं सकता। स्वर क्या होता है? ए। स्वर क्या होता है? ई। स्वर क्या होता है? उ। तो आधा ई आधा उ तो होता ही नहीं है। तो हमेशा व्यंजन ही आधे होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता से बनते हैं। जब उसमें से स्वर निकाल देते हैं तो जो व्यंजन बचता है वो आधा कहलाता है, वो शुद्ध व्यंजन कहलाता है, वो स्वर रहित व्यंजन कहलाता है। अगर ये कंडीशन समझ में आई कि स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द तत्सम कहलाएंगे, आधे व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर यहां तक? वेरी गुड। चलो जी, दूसरी कंडीशन पहचानी। दूसरी कंडीशन क्या है? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, संयुक्त व्यंजन वाले
शब्द भी क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द तत्सम कहलाएंगे। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन एक तो हमारा ये होता है, दूसरा संयुक्त व्यंजन ये होता है, इसके बाद में से ये संयुक्त व्यंजन होता है, ये भी संयुक्त व्यंजन होता है, और ये भी संयुक्त व्यंजन होता है। अगर किसी भी शब्द में प्यारे दोस्तों इन 5 में से प्रयोग तो हम 4 का करते हैं, प्रयोग 5 का करते हैं, लेकिन प्रकार की जब बात आती है तो हम 4 की ही काउंटिंग करते हैं। अगर इनमें से कोई भी संयुक्त व्यंजन से कोई शब्द बना है, जैसे यहाँ शब्द बन गया क्षत्रिय, तो तत्सम कहलाएगा। यहाँ पे शब्द बन गया छात्र, यहाँ पे विज्ञान, एनीथिंग, जरूरी नहीं, मैंने यहाँ एक एक एग्जाम्पल तो मैं सिर्फ आपको कंडीशन को प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ। श्रीमान शब्द आ गया, या फिर विद्यालय शब्द आ गया, तो ये सारे के सारे क्या है? तत्सम शब्द है। ये तत्सम शब्द क्यों है दोस्तों? क्योंकि ऊपर कंडीशन लिखी है, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। इसमें ये संयुक्त है, 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 और इसमें ये संयुक्त है। संयुक्त का मतलब होता है जो 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। ये जो 2 व्यंजनों से मिलके बना है, ये कौन से 2 व्यंजन हैं जिनसे मिलके बना है? ये प्यारे दोस्तों, ये आधा कै और से मिलके बनता है। ये जो बनता है ये आधा तय और रे से मिलके बनता है। ये आधा जै और ये से मिलके बनता है। ये आधा से और रे से मिलके बनता है। और ये जो बनता है आधा दे और ये से मिलके बनता है। इसी की वजह से इसको क्या कहा गया? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। आपको किसी भी तरह की कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लास नोट्स के रूप में आपको ऑलरेडी हम पहले ही दे चुके हैं। आपके पास 72 पीडीएफ है, और उस 72 पीडीएफ में एक पीडीएफ आपकी क्लास नोट्स की है जिसमें 68 पेज हैं, और वो मेरी हैंड राइटिंग में लिखे गए हैं ऐसे ही कि संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, और वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि संयुक्त व्यंजन हम किस किस शब्द में प्रयोग कर रहे हैं और क्यों वे तत्सम कहलाएंगे। तो वे जो 68 पेज की हैंड राइटिंग में लिखे हुए क्लास नोट्स हैं, वो आपके इस समय को बचाती हैं जो आप अब लिखने पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, समझने पे कम। ऑनलाइन क्लास में पढ़ने के अपने तरीके होते हैं, जब तक उनको नहीं समझोगे तब तक आप वहां से 100% चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे। फाइनली हम सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज इकट्ठी करने के लिए नहीं पढ़ रहे। नॉलेज तो मैंने किताबों में दे दी, ठीक है, किताबें बिक रही है 199 रुपए में। प्यारे दोस्तों, सामान्य हिंदी की बुक है, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक के 100+ क्वेश्चन उसके अंदर हैं। 3500 क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, और लेवल है क्वेश्चनों का। तो वहां से केवल वही बच्चा प्रैक्टिस कर पाएगा जो यहाँ पर डिटेल में चीजों को पहले समझा होगा, क्योंकि किताबें बोलती नहीं है। किताब से तो जितना आप खुद अपने आप अचीव कर सकते हो उतना ही आपको पता होगा, लेकिन उसका लॉजिक क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए था, किताबें ऐसा नहीं कहती। किताबों में सीक्वेंस में टॉपिक कभी होते ही नहीं। यहाँ टॉपिक सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे अभी बताया आपको। देखो, ये शब्द के 4 भेद होते हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये, और इनको इस तरीके से हम करेंगे कंप्लीट। अब ये अपने आप में जो मैंने अभी शुरुआत की शब्द के भेदों की, आने वाली 15 क्लासें इसी टॉपिक की होगी। अब वो कंप्लीट नहीं हुए कि तत्सम कंप्लीट हो गए तद्भव, आने वाली 15 क्लासें शब्द के भेदों की होगी। तो शब्द का भेद एक टॉपिक कितने क्लासों में कंप्लीट होगा? 15। अब आप अंदाजा लगा सकते हो क्या बचेगा फिर। हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी आपके सामने आएगी, जो पढ़ाएंगे वो आपके पेपर में आएगा। इसलिए आपको केवल समझने पे जोर देना है, लॉजिक पे जोर देना है, सीक्वेंस पे जोर देना है टॉपिक की। आपको नोट नहीं करना है पढ़ते समय। आपके पास क्लास नोट्स हैं पीडीएफ के रूप में, आपके पास पूरी एक बुक भी है 84 पेज की, बहुत सारे एग्जाम्पल थोड़ी दी गई है उसमें। आपको टॉपिक वाइज फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तत्सम और तद्भव के 125 क्वेश्चन की पीडीएफ है। जब आप पहले तत्सम तद्भव को पहचान लोगे, इनकी कंडीशन को लॉजिकली समझ लोगे, तब आपको वहां से 125 क्वेश्चन, तब आप प्रैक्टिस करोगे। आप क्या करते हो, बिना लॉजिक के, बिना चीजों को समझे प्रैक्टिस करने चले। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 70 ठीक हो गए, 30 गलत, चलो जी वाह वाह हो गई। आएंगे तो वो 30 ही जो गलत हुए हैं, वो 70 तो सब सही कर रहे हैं, उसको तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो 10 साल 5 साल पहले के क्वेश्चन है।
जो 30 आपके गलत हुए हैं 70 में से, उनमें लॉजिक है, वही आपने गलत कर दिए, उसी में से पेपर में आएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ केवल और केवल चीजों को सुनने, समझने और सीक्वेंस में रखने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप फाइनली भर्ती हो सकते हो हिंदी के दम पर। क्लियर? आप क्या करते हो, आपके दिमाग में कोई जिज्ञासा आ गई, मैं पढ़ा रहा हूं तत्सम, और वाक्य में आ गई जिज्ञासा आपकी, या किसी दूसरे शब्द में आ गई, क्योंकि जब दिखा भी मेरे जिज्ञासा तो स्वाभाविक बात है, जो पिक्चर हम दिखाएंगे, जो माहौल बनाएंगे, तभी तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जब मैं सामने नहीं था तो हिंदी की कोई जिज्ञासा ही नहीं थी। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, कि वहां जब टॉपिक कंप्लीट होगा आपका डाउट बचेगा ही नहीं, क्योंकि टीचर की एक ही खासियत होती है कि जब वो अपना टॉपिक कंप्लीट करे तो उसके किसी भी बच्चे के पास, या वो किसी भी लेवल का हो, उसका आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि कुछ भी रही हो, उसके बच्चे के पास डाउट नहीं बचना चाहिए। और जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ तो सारा ही टॉपिक डाउटफुल है, और जब तक हिंदी पढ़ नहीं रहे तो सारी हिंदी ही डाउटफुल थी। तो इसलिए यहाँ आपको कमेंट लेके काम करवाने में कोई प्यारे दोस्तों ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ केवल चीजों को एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, सही तरीके से प्यारे दोस्तों उनको रखो, तभी आप उनसे फ्री हो पाओगे। और जिस दिन ये सब्जेक्ट से फ्री होने की आदत डाल लोगे, टॉपिक से अपने आप को फ्री होने की आदत डाल लोगे आप, उस दिन आप भर्ती हो जाओगे। लेकिन आप क्या है, आने दो, इधर से भी आने दो, उधर से भी आने दो, ये आने दो के चक्कर में जो सही चीज होती है ओरिजिनल, वो हमारे ब्रेन में सेव हो ही नहीं पाती। तो इसीलिए यहाँ पे चीजों को होले होले आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है, डिटेल में पढ़ना है। आने वाली 15 क्लासें मैं कह रहा हूँ शब्द के भेद की है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी गहराई में जाएंगे, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। आपने किसी भी पर्पज से बैच लिया हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है हर सिलेबस, यहाँ तक कि मैं सिलेबस की जो पीडीएफ है आपको दे चुका हूँ। हिंदी का जो सिलेबस है आप खोल के देखोगे, सबके फोन में ओपन होगी, 50 टॉपिक है उसमें। और आप कोई भी भर्ती का फार्म भरे हो, कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, आप उससे मैच करो अपना सिलेबस। मान के चलो आप फॉरेस्ट गार्ड दे रहे हो, वो तो बहुत छोटा सिलेबस है। हम तो कह रहे हैं यहाँ बेसिक से लेके 50 टॉपिक, तो 50 टॉपिक का मतलब समझ रहे हो आप, कम से कम 70 क्लासें। अब उन 70 क्लासों में कोई हिंदी बचेगी? चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, सब इंस्पेक्टर दे रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, कांस्टेबल दे रहे हो, या आपको यूपी बिहार राजस्थान का कोई एसएससीसी जो एग्जाम कराती है वो आपको देना है, जहां हिंदी पूछी जाती है। मैं कहा एक एक टॉपिक और एक एक क्वेश्चन सारे यहाँ आएंगे, लेकिन कब? जब ये आपकी कम से कम 50 से 70 क्लासें हो जाएगी तब। एक दिन में तो सारा सिलेबस पढ़ा नहीं सकते। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि शब्द के भेद की 15 क्लासें होगी, तत्सम एक दिन में तो मैं खत्म करूंगा नहीं, क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं, और पैसे खर्च किए हैं तो उसके पूरा वसूल करना प्यारे दोस्तों आपका भी और हमारे दोनों की ड्यूटी है। तो यहाँ ध्यान रखो चीजों पे कैसे चलती है। क्लियर? दूसरी चीज ये भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो पीडीएफ है उसको खोलने में मजा तब आएगा, देखने में मजा तब आएगा जब पहले आपने लॉजिक समझ लिया हो। जो क्रीम चीज है ना वो इसी स्मार्ट बोर्ड पे आएगी। बाकी फिर किताब की पीडीएफ की कोई औकात नहीं बच जाती जब टीचर आपके सामने हो, और ये सच्चाई है। जब टीचर सामने हो तो उस पीडीएफ की, उस किताब की कोई औकात नहीं बचती है फिर, क्योंकि टीचर आपको सीक्वेंस में ढंग से लॉजिकली क्वेश्चंस की वैरायटी को ध्यान में रख के टू द पॉइंट लेके चलता है। ठीक है, वो भी आपके काम की है, लेकिन कब? जब ये मेरी सारी क्लासें हो जाएगी, मैं लाइव नहीं रहूंगा तब। ठीक है, तब आपके काम की, तब उनसे रिवीजन करोगे आप, तब उनसे आप अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हो। चीजों को समझने के बाद पहले ही नोट्स तैयार कर लोगे बिना समझे हुए तो वो तो रटना हुआ, वो तो बच्चों की तरह होमवर्क करना हुआ। वो 6 to 8 बच्चा होमवर्क करता है ना घर पे किताबों से देख के, तो वो काम करोगे आप, उससे भर्ती थोड़ा ही हो जाएंगे। उससे तो केवल आपको आदत पड़ेगी काम को कंप्लीट करने की। चलो जी, तो ये क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं हमारे प्यारे दोस्तों? तत्सम शब्द। दूसरा आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस के लिए आपके पास 2 फ्रंट हमने खोल दिए। एक फ्रंट तो क्या है कि हमने आपको पूरा एक्सेस ही दे दिया प्रैक्टिस का। ठीक है, आप वहां से प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज है। जैसे मैंने आज तत्सम कराई, तो तत्सम वाली जो है पीडीएफ खोलो जिसमें प्रैक्टिस कराई गई है, वहां से। दूसरा क्या है, पीडीएफ से आप करो। और तीसरा क्या है, आप यूट्यूब से करो। हिंदी बाई अरुण सर के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पे हम टॉपिक वाइज भी कराए हैं, मिक्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएं और बाकी भी कराएं।
तो जहां से जितना फायदा ले वो इसी का हिस्सा है, कैरियर बिल का ही हिस्सा है। यूट्यूब पे जो हमारे जितने भी टीचर हम पढ़ा रहे हैं वो केवल हम अपने बच्चों के लिए पढ़ाते हैं। जब बैच कंप्लीट हो जाता है तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, वो रिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोगों को आदत है कि सारे की आवश्यकता है, बेसाखी की आवश्यकता है। टीचर सामने होगा पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे। उसी वजह से हम में से बारी बारी से कभी रीजनिंग वाले, कभी मैथ वाले, कभी हिंदी वाले, सारे टीचर यूट्यूब पे हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि जो हमने यहाँ बैच में सिखाया, जो हमने प्रैक्टिस कराई, जो पीडीएफ दी, उसके बाद वो यूट्यूब से जब उसकी लाइव क्लासें नहीं होती, जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तब वो वहां से अपने आप को देखें कि जो मैंने चीज सीखी थी वो ठीक ठाक है या उसमें से 50% चीजें भूल चुके हैं या 25 भूल चुके हैं। इसीलिए वो यूट्यूब चला। अगर वो हमें तो फुर्सत ही नहीं है, सुबह से शाम तक 7:30 बजे खड़े होते हैं, रात के 10:30 बजे तक तो ऐप पर ही क्लास चलती है। तो इसीलिए जब भी आपका कोर्स पूरा होगा तो ये तो आपके पास रहेगी 6 महीने तक, सारी वीडियो, सारी पीडीएफ, सारे लेक्चर आपके पास, आपके सिस्टम में रहेगी। पेपर नजदीक है तो 15 दिन, 1 महीना हम बढ़ा भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बच्चे को नहीं छोड़ते हैं। जो हमारा अपने ऐप का बच्चा होता है, हम उसको यूट्यूब पर वहां पे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते रहते हैं। चलो जी, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द ये थे हमारे। ये सारे के सारे क्या कहलाए? तत्सम शब्द कहलाए। क्या कहलाए? ये तत्सम शब्द। तीसरी कंडीशन, नए अंत वाले शब्द। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण न हो, अंतिम वर्ण न हो, तो वो भी क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। कैसे? जैसे पुराण, ब्राह्मण, परिमाण, रावण, लक्ष्मण, कुंभकर्ण आदि। कोई भी शब्द आ जाए दोस्तों, इसमें क्या है? इन सब के अंत में न है। अंतिम वर्ण, किसी भी शब्द का अगर अंतिम वर्ण न है तो वो क्या कहलाता है? वो तत्सम कहलाता है। वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो तत्सम कहलाएगा। फोर्थ, रे वाले शब्द, रे वाले शब्द ये क्या कहलाते हैं? ये भी तत्सम कहलाते हैं। जैसे कर्ण, निर्धन, दुर्दशा, निर्विरोध, निर्दयी, निर्विवाद। ये सारे के सारे क्या है? एनीथिंग, वो कहीं भी आए, वो शब्द के शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए या अंत में आ जाए। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, हाँ, पीडीएफ आपको जो नोट्स की कैटेगरी होती है, जैसे एक होती है कैटेगरी लाइव क्लास की, लाइव क्लास के अलावा बीच में दूसरी कैटेगरी होती है नोट्स की। नोट्स की कैटेगरी को टच करो और तुरंत 72 पीडीएफ निकल के सामने आएगी। क्लियर? तो ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये होता है हमारा आधार है। क्या होता है? ये आधार है। तो रे वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। यहां पर क्या है? ये वाला रे आया, इसमें बीच में आया, यहाँ पे भी ये आया, यहाँ ये आया, यहाँ किसी भी शब्द में आ जाए, जरूरी नहीं जो मैंने यहाँ 6 एग्जाम्पल लिखे वही। किसी भी शब्द में अगर ये तैरने वाला रे आता है, इसको रेप वाला रे बोलते हैं, तो वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों? हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। ये री वाला अगर आता है, ये वाला री वाले शब्द अगर हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं? वो भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने किस में प्रयोग कर दिया? कृष्ण में प्रयोग किया, कृपया में प्रयोग किया, पितर में प्रयोग किया, कर्ण में प्रयोग किया। एनीथिंग, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं।
तो यानी कि ये वाला जो होता है प्यारे दोस्तों, ये वाला ये री होता है, ये वाला री, और ये जो होता है ये वाला ये आधा रह होता है। तो जहां भी ये तैरने वाला रह आ जाता है या फिर ये वाला री इस रूप में आ जाता है, तो वे दुनिया के सारे शब्द में, ये केवल 4 एग्जाम्पल नहीं है, किसी में भी आए तो वे सारे के सारे तत्सम होंगे, संस्कृत के शब्द होंगे। तो ये वाला भी अगर कहीं मिलता है, किसी शब्द का अंतिम वर्ण अंत में होना चाहिए। ये पहले रूप में है, बीच में जरूरी नहीं है तत्सम हो, अपभ्रंश का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अंतिम वर्ण न है किसी भी शब्द का, तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। तो ये वाले भी क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? तत्सम शब्द कहलाएंगे। कितनी कंडीशन हो गई? 5। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? जितने भी बच्चे लाइव है, अगर आप तत्सम शब्दों को इस तरीके से समझ पा रहे हैं तो एक बार एक ही झटके में सारे बच्चे ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना, अदरवाइज फिर दूसरे तरीके से बताएंगे। क्लियर? चलो जी, थैंक यू, वेरी गुड, ठीक है, ठीक। 6 विसर्ग चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विसर्ग चिन्ह वाले शब्द तत्सम कहलाएंगे। विसर्ग चिन्ह वाले शब्द तत्सम। प्रातः काल, पुनः आगमन, अतः एवं, प्राय और दुख। अब इनमें सब में क्या प्रयोग हुआ है? विसर्ग। कहाँ प्रयोग हुआ है? ये रहा। ये जो विसर्ग आया है, इन्हीं विसर्ग की वजह से ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्लियर? 7वां अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द। अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अनुस्वार चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला चिन्ह। विसर्ग चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला चिन्ह। जैसे यहां शब्द आ गया संख्या, यहां शब्द आया है अंक, यहां शब्द आया है अंकित, यहां शब्द आया है मयंक, यहां शब्द है संसार, यहाँ शब्द है संहार, यहाँ शब्द है संजय, संविधान है, संस्कृति है। तो यहाँ क्या है? संस्कृति। यहाँ पे शब्द क्या है? संस्कार है। यहाँ से शब्द है संविधान है। तो इन सब में क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे शब्द क्या है? स्वयं है। अब वो 20 शुरू में आए, मैंने यहाँ तीनों प्रयोग किए जानबूझ के। अब यहाँ पे क्या है? देखो, इसमें प्यारे दोस्तों शुरू में है, यहाँ पे बीच में है, और यहाँ पे वर्ण के लास्ट में भी आया। तो वो किसी भी शब्द के शुरू में अनुस्वार लगा हो, बीच में लगा हो या अंत में लगा हो, तो ये जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनके स्थान पे आता है। जो 5 अनुनासिक वर्ण होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है उनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जो मुख और नाक से बोले जाते हैं। उनके स्थान पर ये अनुस्वार चिन्ह आता है। क्लियर? अब मान के चलो कोई हमसे पूछने लगे कि यहाँ पर ये शुद्ध वर्तनी कौन सी है, एक तो ये दे दी और एक ये दे दी, एक तो ये दी है और एक ये दी है, तो राइट आंसर शुद्ध वर्तनी ये होगी, क्योंकि वो आपसे यही पूछना चाहता है ये अनुस्वार किस वर्ण के स्थान पे आया। और आपसे कोई पूछ रहा है कि संविधान में उपसर्ग बताइए कौन सा है, तो आप क्या करोगे? सम और विधान, संविधान। तो यहाँ किसके स्थान पे आया है? ये मैं के स्थान पे आया। क्लियर? अब इन्हीं का प्रयोग करते हैं हम। जैसे यहाँ शब्द आ गया मंगल, तो मंगल में भी तो ये आया है। गंगा शब्द है, गंगा में भी तो अनुस्वार आया है। यहाँ लिंग शब्द है, लिंग में भी तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। पंडित में प्रयोग करते हैं, खंड में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ इन तीनों में इस वाले वर्ण के स्थान पे आया है।
यहाँ मंगल में भी मंगल गै बोल रहे, गंगा गै बोल रहे, लिंग गै बोल रहे। ये वाला डे नहीं है, ये टे वर्ग का वर्ण नहीं है, ये डे टे ठे डे, ये कै वर्ग का पांचवा वर्ण है, कै खे गै गै गै। तो ये उसके स्थान पे अनुस्वार आया, यहाँ ये मैं के स्थान पे अनुस्वार आया, यहाँ संजय में न के स्थान पे अनुस्वार आया, संहार में संसार में न के स्थान पे अनुस्वार आया। किसके स्थान पे? इस वाले न के स्थान पे। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अनुस्वार चिन्ह वाले जितने भी शब्द होते हैं ये सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। कौन से शब्द है? तत्सम शब्द। 8वां हलंत चिन्ह वाले, हलंत चिन्ह वाले शब्द। हलंत चिन्ह किसको कहते हैं? ये जो आड़ी तिरछी रेखा होती है ये हलंत कहलाती है। तो हलंत चिन्ह वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं दोस्तों? तत्सम कहलाते हैं। कैसे? जैसे पाठ्य, वरन, विद्वान, बुद्धिमान, मूल्यवान, गद्य या। अब ये क्या है यहाँ पे? सब ये सब हलंत है। इस हलंत जहां लगता है वो आधा व्यंजन होता है, और आधे व्यंजन वाले सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ये क्या है? यहाँ आधा व्यंजन है, ये क्या है? आधा है, ये क्या है? आधा है, हलंत भी लगा हुआ है। तो आप दोनों कंडीशनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हो। आप ये तो ये कहोगे यहाँ सब में हलंत लगा है, इसलिए ये आड़ी तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। और हलंत किस लिए लगाते हैं हम? आधे व्यंजन को बताने के लिए। अब कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको हम दो रूप में लिख सकते हैं, जैसे कै को इसमें और इसमें भी लिख सकते हैं, दोनों आधे रूप हैं। आधे चे को ऐसे भी लिख सकते हैं, आधे न को प्यारे दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात एक ही है। लेकिन एक बात बताइए, कुछ ऐसे भी तो वर्ण हैं हमारे पास, जैसे दे हैं, ठे हैं, डे हैं, डे हैं, ये वाले, इनको आधा लिखना है। कैसे लिखोगे जी बताना एक बार? वो तो ठीक है हमने ऐसे लिख लिया, आधा न, आधा चे, आधा। इनको आधा लिखना है, कैसे लिखोगे? आपके पास कोई तरीका है? एक ही तरीका है, सब में हलंत लगाना पड़ेगा। इसके अलावा इन व्यंजनों को आप आधा लिख ही नहीं सकते। क्लियर? तो यानी कि कुछ वर्ण ऐसे हैं हमें जिनको अगर आधा लिखना है, शुद्ध व्यंजन के रूप में लिखना है, स्वर रहित व्यंजन के रूप में लिखना है, तो हम वहां हलंत का प्रयोग करते हैं। और जहां हलंत चिन्ह लगा होता है वे दुनिया के सारे शब्द तत्सम होते हैं। और दूसरा, ये शुद्ध वर्तनी है। अगर आपसे पूछ लिया कि विद्वान बताइए कौन सा सही है, एक तो दे दिया प्यारे दोस्तों आपको ये वाला, और एक दे दिया ये वाली वर्तनी सही है। आपको एक दे दिया बुद्धि, ये बुद्धिमान ये दे दिया, ये वर्तनी गलत है। आपसे दे दिया प्यारे दोस्तों मूल्यवान, तो ये वाला मूल्यवान दे दिया, मूल्यवान न के नीचे यहाँ हलंत है ही नहीं, ये वर्तनी गलत है। वर्तनी मतलब शुद्ध शब्द क्या है? ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में, ये भी है, लेकिन ये तीनों के तीनों गलत हैं जब तक ऑप्शन में ये है। तो बुद्धिमान में न के नीचे, मूल्यवान में न के नीचे हलंत आता है तब वर्तनी सही होती है। क्लियर? एक वाला गद्य ये दिया हुआ है और एक गद्य ये दिया, तो ये वर्तनी सही है। बात समझ में आई? तो इसलिए हलंत वाले यहाँ एक टॉपिक के साथ आपको दूसरे टॉपिक भी सीखने हैं, और यही स्पेशल बैचों की खासियत होती है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो सारी नॉलेज आपको यहाँ पे ली जाती है। तो हलंत चिन्ह वाले शब्द भी क्या कहलाएंगे? हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। 9वां संधि वाले समस्त शब्द। संधि वाले समस्त शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि संधि होती है दो पुराने शब्दों के दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में। और जब दो पुराने शब्द के निकटवर्ती वर्ण मिलाएंगे तो वे पुराने शब्द किस भाषा के होंगे? संस्कृत के। और जब दो पुराने शब्द संस्कृत के होंगे, उनसे बनने वाला नया शब्द किसका होगा? संस्कृत का। और संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। कुछ समझ में आया लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि संधि वाले शब्द हमने क्या किया? एक शब्द ले लिया हिम, दूसरा क्या ले लिया हमने? आल्य,
ये दो पुराने शब्द थे, इनके दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में मिलाया और वे दोनों मिलके क्या बन गए ये। अब इस हिम और आल्य से जो हमने ये निकाला तो इनसे जो नया शब्द बना वो हिमालय बना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको प्यारे दोस्तों, ये जो हिम है ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। ये आल्य है, ये भी संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। जब पुराने दो शब्द तत्सम है तो इन दोनों से बनने वाला जो नया शब्द होगा वो भी तो तत्सम ही होगा, संस्कृत का ही होगा। जब कच्चा माल संस्कृत का है तो उससे बनने वाला तैयार नया माल भी संस्कृत का ही होगा। तो संधि में क्या होता है, दो पुराने शब्द होते हैं, उनके दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में मिलाते हैं और उनसे एक नए शब्द को उत्पन्न कर लेते हैं, एक नए शब्द की रचना कर लेते हैं, क्लियर, एक नए शब्द का आविष्कार कर लेते हैं, वो संधि कहलाती है। जब पुराने दोनों के दोनों संधि में संस्कृत के थे तो नए भी यही होंगे। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, अब मान के चलो यहाँ पे शब्द आ गया सर्वोदय, तो आप कैसे बताओगे सर्वोदय अपने आप में यहाँ संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। 3-4 कंडीशन के आधार पे बताओगे। एक तो आप ये बताओगे कि इसमें तैरने वाला रह आया है, इसी वजह से तत्सम है। दूसरा आप ये कहोगे कि ये सर्व और उदय से मिलके बना है। सर्व का अर्थ होता है सभी, ठीक है, सर्व का अर्थ क्या होता है सभी, उदय का मतलब होता है उत्थान या उगना, तो सभी की उन्नति हो। यहाँ पर क्या है, संधि हो गई, इसमें से आ गया है, इधर से आ गया ऊ, दोनों मिलके औ बन गए। सर्व और उदय से मिलके क्या शब्द बन गया, सर्वोदय बन गया। क्या बन गया, सर्वोदय। तो यहाँ एक तो इसमें संधि हो रही है, संधि वाले दुनिया के जितने शब्द है वो सारे तत्सम है। दूसरा इसमें ये तैरने वाला रह आया है। तीसरा इस सर्व का अर्थ सभी होता है, सभी शब्द हिंदी का है, सर्व संस्कृत का है। तो जब दोनों तत्सम हुए तो इनसे बनने वाला नया शब्द भी तत्सम ही होगा। तो इसीलिए जितने भी हमारे शब्द हैं, अब यहाँ एक शब्द ले लिया हमने यहाँ नरेंद्र, और आपसे पूछ रहे हैं कि ये तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशी होगा, विदेशी। एक तो आप ये कहेंगे इसमें आधा न है, इसमें आधा दय, इसलिए तत्सम है। दूसरा आप ये कहोगे इसमें संयुक्त व्यंजन भी है, एक दय और रे संयुक्त व्यंजन हो गए, दो व्यंजन एक साथ आ गए। दूसरा आप ये कहोगे ये संधि का भी उदाहरण है, नर और इंद्र मिलके क्या बन गया, नरेंद्र बन गया, ठीक है। तो यहां से क्या आया ए, इधर से क्या आया ई, दोनों को ए और ई मिलके क्या बन गया आई। जब नर क्या है, तत्सम शब्द, इंद्र क्या है, तत्सम शब्द। तो जब नर और इंद्र दोनों तत्सम है तो इनसे बनने वाला नया शब्द भी नरेंद्र तत्सम होगा। अरे मैंने कहा दुनिया के जितने भी शब्द है, दुनिया के जितने भी शब्द है जिनमें संधि होती है सारे, आप एक एक को थोड़ा ही पूछोगे, आप सारे पूछोगे, चाहे वो मतेक्य भी हो, सारे तत्सम है जिनमें भी संधि होती है, चाहे वो एक एक के हो, चाहे वो सदैव हो, चाहे वो तथैव हो, ये सारे के सारे शब्द तत्सम है। क्यों, क्योंकि ये सारे व्यंजन संधि, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। वृद्धि संधि की शॉर्ट ट्रिक क्या है, वृद्धि संधि की शॉर्ट ट्रिक ये है कि शब्द के बीच में दो मात्रा होती है, क्लियर। और इनमें से क्या है, मत और एक के, एक जमा एक, सदा जमा एक, तथा जमा एक। तो यहाँ तथा भी संस्कृत का है, सदा भी संस्कृत का है, एक भी संस्कृत का है, और यहाँ मत भी संस्कृत का है। उसमें बाद वाला शब्द एक क्या, एक दे, एव, एव किसका है, संस्कृत का है, सदा। और एव का मतलब क्या होता है हिंदी में, ही होता है। सदा का मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। ये तथा किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। एव किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो संधि के सारे एग्जाम्पल, चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, या फिर विसर्ग संधि हो, चाहे वो स्वर संधि का, दीर्घ संधि का भेद हो, गुण का हो, वृद्धि का हो, या फिर अयादि का हो, या यण का हो, सारे A to Z। तो ये क्या है, संधि वाले समस्त शब्द क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग व प्रत्यय से बने शब्द। अगर कोई सी शब्द में संस्कृत का उपसर्ग लगा, कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, 22 उपसर्ग होते हैं। अगर उन 22 उपसर्ग से मिलके कोई शब्द बना है तो तत्सम होगा। 3 तरह के हम क्या प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कर्त प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय।
उनसे अगर कोई संस्कृत का प्रत्यय लगकर शब्द बनाए तो भी तत्सम होगा। जैसे कत्व प्रत्यय, लय प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तुमनु प्रत्यय, कथ प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? संस्कृत में। इनसे कोई भी शब्द बनेगा तो संस्कृत का बनेगा, तत्सम बनेगा। संस्कृत के 22 उपसर्गों से मिलकर कोई शब्द बनेगा तो संस्कृत का बनेगा। तो इसलिए कल हम बताएंगे ये 10वीं कंडीशन, और तत्सम शब्दों के लिए आपको टोटल 16 कंडीशन पढ़ के अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट आप कर सकते हो तत्सम शब्दों की पहचान का। तो संस्कृत के उपसर्ग व प्रत्यय से बने शब्द भी क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे प्यारे दोस्तों? इसी तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। कैसी रही आज की क्लास, और क्या प्यारे दोस्तों आप अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ पाए हैं? तो अगर क्लास आपको ठीक लगी है, चीजें आप तक पहुंची है, तो आप एक बार फीडबैक दीजिए, फटाफट एक बार आप कमेंट कीजिए। और जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, अब वो डाउट रखिए। देखो, डाउट पूछने का आपको हक मिलता है तब जब टॉपिक पूरा हो जाए, ठीक है? क्योंकि उससे पहले तो जिज्ञासा बनी रहेगी, कुछ न कुछ चुल उठती रहेगी दिमाग में, और चुल हमें सीखने से रोकती है। जो नई चीज हम बताने वाले हैं, जो चीज आपके मन में चल रही है, वही अगले 2, 3, 4 पॉइंटों में चीज आने वाली है, आधे घंटे में आने वाली है, 10 से 15 मिनट में, 5 मिनट में आने वाली है। आप नहीं भी पूछोगे तो भी हम बताएंगे, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं हमसे हर तरह की कैटेगरी का बच्चा पढ़ता है। एक वो जो जल्दी समझ लेता है, एक वो समझाने से नहीं समझता, एक वो जो डांटने डपटने से समझता है, और एक वो भी है जो पढ़ता तो है लेकिन वो भर्ती होने के लिए नहीं पढ़ता, वो विद्वान लेखक साहित्यकार बनने के लिए पढ़ता है। क्लियर? चलो जी, ठीक है, ओके। हाँ, राज कह रहा है सर यूपीएसआई की प्रैक्टिस करवा दो। ठीक है, अब प्रैक्टिस बैच आपने लिया है ऑलरेडी, यूट्यूब पे मैं करा रहा हूँ, और यहाँ टॉपिक के खत्म होने के बाद भी आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ। इसका अपना अलग ही फंडा है, इसीलिए तो कमेंट नहीं लेते। मतलब कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है, प्रैक्टिस करवा दो। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। चलो जी, बहुत अच्छे। वह संधि वाले शब्द को कैसे पहचानेंगे? संधि को पढ़ के, जब पहले संधि आएगी तब कर पाओगे ना संधि, जिसको नहीं आती। मैंने कहा नहीं था, हर तरह के बच्चे। अब समस्या पता है क्या है? समस्या सबसे बड़ी ये है कि आपने पहली से 5वीं क्लास में हिंदी पढ़ी, 6 to 8 भी हिंदी पढ़ी, 9 to 12 भी हिंदी पढ़ी, उसके बाद भी आप हिंदी से पढ़ते रहो, हिंदी मीडियम पढ़ते रहो। यानी कि अगर आपकी एज 20 साल है तो उन 20 साल से आप हिंदी ही पढ़ते सीखते रहे हो। लेकिन जब बात यहाँ आती है क्वेश्चन के पूछने की, सर जी हमें तो आता नहीं है। अब मैंने संधि का बताया, देखो 2 शब्दों के बोल भी रहे हैं, 2 पुराने शब्दों के 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसीलिए तो मुझे एग्जाम्पल देने पड़े वो, क्योंकि मुझे पता था ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको यही नहीं पता संधि क्या है। हालांकि संधि वाला अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन हमने वहां फिर भी करके आपको बताया। 20 साल से संधि ही या संधि जैसे जो हिंदी के टॉपिक है वो सारे पढ़ते आ रहे हो, लेकिन नहीं कर पाते हो। ईमानदारी से बताओ, अगर सबसे ज्यादा समय आपने किसी सब्जेक्ट को दिया है ना, और सबसे ज्यादा बार अगर पढ़ा है वो हिंदी पढ़ा है, लेकिन बिना सीक्वेंस के, बिना लॉजिक के और बिना तर्क के जब जब पढ़ोगे तब तक वो कभी लाइफ में काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए आराम से पढ़ना है, क्लियर? ढंग से पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है, और कोशिश करनी है चीजों को समझने पे, नोट करने पे नहीं। ऐसे नहीं, कोई खजाना नहीं है कि आज खुल गया, वो पहले नहीं खुला। आपसे पहले तो बहुत सारे बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे, हर बैच में 3 से 3.5 हजार बच्चे एडमिशन लेते हैं हिंदी में। तो आपसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अपने को तैयार करके बैठे हुए हैं, आप तो सो के उठे हो अभी। ठीक है, तो इसीलिए नहीं, सारे आते हैं, विदेशी भी आएंगे, शंकर भी आएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा संभल के पढ़ो, पढ़ने के तौर तरीके जानो कि भर्ती होने का तरीका क्या है। एक सामान्य आदमी, एक सामान्य स्टूडेंट और जो सिलेक्शन लेता है उसके बीच का गैप को समझो, उसका अंतर क्या है। मेहनत तो सारे करते हैं, 18 घंटे सब पढ़ते हैं, सबको मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे आप में बच्चे टॉप कर जाएंगे, बहुत सारे सिलेक्शन ले जाएंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिलेक्शन नहीं लेंगे। जिनकी ब्रेन में खुजली बनी रहेगी वो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, वो 2022, 23, 24, 25 में लेंगे। लेकिन हम तैयारी किसकी करा रहे हैं? 2021 और 22 की करा रहे हैं। तो इसीलिए अगर 2021-22 में भर्ती होना है तो शांत रखो अपने आप को, पेशेंस रखो, चीजों को समय इस तरीके से दो कि हमें दोबारा से ये चीज उठानी नहीं है, दोबारा से नहीं पढ़नी है। अपने आप को किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से फ्री करने की आदत डालो। 20 साल पहले भी हिंदी पढ़ रहे थे, आज भी हिंदी पढ़नी पड़ गई,
पता चलेगा 5 साल बाद फिर हिंदी पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सीखना ही नहीं चाहते, या फिर आपको पता ही नहीं है कि सीखने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, और भर्ती होने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों कल मिलते हैं तत्सम और तद्भव इन दोनों टॉपिक के साथ। कल दोनों ही टॉपिक हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। कल मिलते हैं इन टॉपिक के साथ।